हेलो बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक समरी सेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ समरी सेशन नहीं है, इसके अंदर एनसीईआरटी के सवाल भी डिस्कस किए हुए हैं। इसके अंदर मैंने प्रैक्टिस के सवाल भी मैं साथ ही में लेकर के आया हूं। तो ये एक ऐसा सेशन है कि जब भी आप कभी रिवीजन करने वापस लौटोगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, तो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा, या सवा घंटा, अभी अभी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आज मंडे का दिन है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, और होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि ये 1-2 दिन के अंदर आप तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लगातार शेड्यूल्स डले रहते हैं, तो पता नहीं ये टीम आप तक कब अपलोड करेगी। लेकिन जैसे ही अपलोड होगा मैं अपने इंस्टा पर, अपने टेलीग्राम पर आप लोग को बता दूंगा। हाँ, एक बात और, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के मैंने शॉर्ट नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए थे, तो आप टेलीग्राम मेरा विजिट कर सकते हो। यहां पर मैंने शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, और जैसे ही ये लेक्चर ऐप पर अपलोड होगा पीडब्ल्यू की, मैं साथ के साथ कोशिश करूंगा कि इसके जो वो नोट्स जो टेलीग्राम पर डाले थे वो साथ के साथ वहां पर भी आ जाएं। तो अगर आप यहां पर पीडब्ल्यू ऐप पर आपको नहीं मिलते तो आप टेलीग्राम से जाकर के भी निकाल सकते हो, अदरवाइज पीडब्ल्यू ऐप पर आ जाएंगे 1 आध दिन के अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये हमारा अपना क्वेश्चन बैंक है। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि सर प्रैक्टिस करने के लिए अपने को किताब चाहिए, तो कौन सी बुक चाहिए अपने को। यार देखो, प्रैक्टिस करने को बाजार में हजारों किताबें हैं, लेकिन कुछ गिने चुने किताबें ऐसे हैं, कुछ गिने चुने पब्लिशर्स ऐसे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तो पीडब्ल्यू एक ऐसा ब्रांड है जिस पर भरोसा बच्चा कई सालों से कर रहा है, और हमारी ये क्वेश्चन बैंक की जो किताब है ये लगातार तीसरे साल आ रही है। ये जो ओजी ट्रायो है आपका, यानी कि समृद्धि मैम, सुनील सर और मैं, हम तीनों ने मिलकर के ये बुक पहली बार जब लिखी थी तो 3 साल पहले लिखी थी। फिर धीरे धीरे हर साल इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं, हर साल इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों को जोड़ा गया है, और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हर साल अपडेट किया गया है। टॉपर की आंसर शीट आपको मिलती है, वो भी हर साल नहीं करी गई है। तो इसीलिए हर लिहाज से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार, पब्लिशर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक भरोसा जो पीडब्ल्यू के नाम पर बच्चा करता है, तो आप चाहे तो एक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक अपने लिए परचेज कर सकते हो और इसका यूज भी करना शुरू कर दो, क्योंकि 2 चैप्टर आप लोगों के उड़ान बैच में कंप्लीट हो चुके हैं। आपने लाइट कंप्लीट कर लिया है, तो उसके प्रैक्टिस के सवाल यहां आपको ढेरों ढेर मिल जाएंगे। आपने ह्यूमन आई भी आज फिनिश कर लिया है, तो आपको इसके भी सवाल ढेरों ढेर मिल जाएंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे अब आने वाले मंडे से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी के भी सवाल इसके अंदर मिल जाएंगे, फिर मैग्नेटिज्म के भी सवाल इसमें मिल जाएंगे। तो सारे के सारे, मतलब पूरी साइंस ही है, मैं तो अपनी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, पूरी साइंस ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, और शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले ह्यूमन आई की बातें आएंगी। आधा चैप्टर ह्यूमन आई है, आधा चैप्टर कलरफुल वर्ल्ड है। तो पहले फर्स्ट आधा हम लोग सुन लेते हैं, इस पर सवाल करेंगे, फिर हम बाकी का आधा सुनेंगे, उसके ऊपर सवाल करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, ये आपका आई का डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। ठीक है, मैंने क्लास में भी ये चीज बताई थी, ये तो रिवीजन लेक्चर है खैर। ठीक है, देखो, सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया बुलाते हैं। कॉर्निया किस काम आता है, फटाफट से सुन लो। कॉर्निया एक आउटर पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है। बाहर से आने वाला कोई भी होस्टाइल एलिमेंट होगा उसको ये रोक लेता है, कॉर्निया अंदर नहीं आने देता। दूसरी बात, ये मोस्ट ऑफ द लाइट को यहीं पर रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी 70-80% लाइट तो कॉर्निया ही रिफ्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी भी शेप जो है वो लेंस जैसी है। देखो, ये अंदर लेंस है, लेंस जैसी ही शेप किसकी है, कॉर्निया की है। तो दोनों असल में भाई भाई का रोल पैदा करते हैं, एक कृष्ण है तो दूसरा बलराम है। ठीक है, ये ऐसे करके मैंने पढ़ाया था उस टाइम। ठीक है, चलिए, उसके बाद नंबर 2 पर आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और जो आपकी मेन आई का जो पार्ट है उसके बीच में लाई करता है, एक्वस ह्यूमर इसको बोलते हैं। नाम में ही समझ में आ रहा है कि एक्वा, एक्वा मतलब होता है पानी। ये पानी जैसी कंसिस्टेंसी वाला होता है, यानी एक्वा लाइक, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी वाला होता है एक्वस ह्यूमर। और ये क्या काम करता है, ये प्रेशर बैलेंसिंग का काम करता है, आउटसाइड प्रेशर इनसाइड प्रेशर को बैलेंस करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई के लिए, आगे चलते हैं। तीसरी चीज आती है बेटा आइरिस, और चौथी चीज आती है प्यूपिल। ये दोनों क्या चीज होता है, देखो, आइरिस का मतलब तो है भाई पल्ला, जैसे किसी खिड़की का पल्ला होता है या दरवाजे का पल्ला होता है। आपने दरवाजा खींचा, अगर खोला, तो आपको एक ओपनिंग दिखेगी, उस ओपनिंग के अंदर से आप घुस सकते हो या उसमें से निकल सकते हो। तो वो जो ओपनिंग आपको दिख रही है, उस ओपनिंग का नाम है प्यूपिल। और जो दरवाजा आपने खोला, उस दरवाजे का नाम क्या है, आइरिस है। तो अगर ज्यादा दरवाजा खोलोगे तो ओपनिंग भी क्या होगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा दरवाजा खोलते हो तो क्या होगा, ओपनिंग भी छोटी सी होगी। तो ऐसा ही कुछ आइरिस प्यूपिल का संबंध है। अगर आइरिस ज्यादा बड़ा खुल जाएगा तो प्यूपिल वाला जो होल है वो होल बड़ा हो जाएगा। अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को तो प्यूपिल वाला छेद छोटा हो जाएगा। आपने ये चीज देखी भी होगी, अगर कभी डॉक्टर आंख पर टॉर्च मार करके देखता है तो वो चेक करता है कि ये अभी जिंदा है या ये मर गया है।
है ना। कोई मूवी में आपने देखा होगा, एकदम से अगर आप कुछ बॉडी लेकर के जाओ तो डॉक्टर चेक करता है, ऐसे पहले आंखें यूं करेगा, ऐसे करेगा, उसमें टॉर्च मारेगा और टॉर्च मार के वो देखता है कि भाई अभी भी जिंदा है कि नहीं। अगर वो जिंदा है अभी भी, यानी अंदर सांसें बाकी है, अंदर जान अगर बाकी है, तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो छोटा बड़ा हो रहा होता है। और कौन कर रहा होता है? आयरिस कर रहा होता है। जब ज्यादा लाइट आती है तो प्यूपिल का छेद छोटा कर देगा, जब कम लाइट आएगी तो प्यूपिल का छेद जो है वो बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाता है कम रोशनी के अंदर। ये बायोलॉजी की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां आता है उसके बाद लेंस, और छठा आता है इसके साथ सिलरी मसल। ये दोनों कलेक्टिवली, जैसे ये दोनों कलेक्टिवली काम करते हैं ना, वैसे ये दोनों भी कलेक्टिवली मिलकर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो क्रिस्टलाइन लेंस है, लेंस के अगल बगल देखो जकड़ा हुआ है किसने? मसल्स ने। तो असल में मसल ही काम कर रहे होंगे, लेंस तो खुद कोई काम नहीं करता, मसल ही है जो लेंस से काम करवाते हैं। क्या करवाएंगे लेंस से, मैं आपको बताता हूं। देखो जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, सबसे पहले तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा, ये एक फ्लेक्सिबल लेंस है, यानी ये मोटा भी हो सकता है, ये पतला भी हो सकता है, ये अपनी पावर को बढ़ा भी सकता है। अब थोड़ा थोड़ा लाइट वाला टॉपिक याद करो। लाइट के एंड वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था पावर ऑफ द लेंस, जहां पे अगर लेंस मोटा होगा तो पावर ज्यादा होगी, लेंस पतला होगा तो पावर कम होगी, और पावर कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। थोड़ा थोड़ा याद करके देखो तो आपको याद आएगा, है ना। रिवीजन के अंदर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। डन। तो सिलरी मसल का यही काम है। सिलरी मसल क्या करता है? अगर लेंस को कस के पकड़ लेगा, कस के पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, तो ये मोटा हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ये खुद को ढीले कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये लेंस भी रिलैक्स हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी। पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी दोनों उल्टे हैं ये। क्लियर हुआ? तो ये 1 2 3 4 5 6 तो पार्ट यहीं पे ही है। 7वां पार्ट जो है वो विट्रियस ह्यूमर है। विट्रियस ह्यूमर मोस्ट ऑफ द स्पेस में भरा होता है आंख के। क्या करता है ये आंख की शेप को गोल रखने में हेल्प करता है। अगर लिक्विड इसमें नहीं होता तो ये आंख पिचकी रहेगी। कुछ तो होना चाहिए ना भरे रहने के लिए। ये भराव कैसे आएगा? जैसे हवा से भरता है कोई चीज तो गुब्बारा हवा से फूल जाता है, ऐसे यहां पर लिक्विड से ये जो आंख है समझो पूरी फूली हुई है। आंख के अंदर लिक्विड है, और वो कौन सा है? विट्रियस ह्यूमर। ये हनी लाइक लिक्विड होता है, शहद, गाढ़े शहद जैसा लिक्विड होता है आंख के अंदर, विट्रियस ह्यूमर इसका नाम है। ठीक है, फिर आता है नंबर 8 पे रेटिना। रेटिना क्या चीज होती है? रेटिना बैक साइड पर स्क्रीन होती है, इसके ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज लेंस ला करके बनाएगा, क्योंकि लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है। 6वां केस तो यहां पे पॉसिबल नहीं है, 6th केस तो यहां पॉसिबल नहीं है कि वर्चुअल इरेक्ट बना देगा। तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज कहां बनाता है? रेटिना पर बनाता है। और रेटिना के पास होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स। 2 तरह के सेल्स होते हैं रेटिना के पास, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स कलर सेंस करते हैं और रॉड सेल्स इंटेंसिटी सेंस करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी ज्यादा चमक है, कितनी ज्यादा चमक है। अगर रॉड सेल ज्यादा होते हैं तो थोड़ी बहुत लाइट में भी इंसान देख पाता है, लेकिन अगर रॉड सेल नहीं होंगे तो अंधेरा अगर थोड़ा सा भी हुआ तो समझ लो ज्यादा ही अंधेरा हो गया उसके लिए। जैसे कोई मान लो पक्षी है, कोई बर्ड है, आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो शाम होते होते अपने घर वापस लौट आते हैं, लेकिन इंसान शाम को तो पार्टी करने निकलता है। बात सही है ना, क्योंकि हमारे पास रॉड सेल बहुत ज्यादा है, तो हम छोटी मोटी लाइट में भी काम चला लेते हैं। हम तो गाड़ी की हेडलाइट से भी गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन पंछी के लिए पॉसिबल नहीं है। पंछी के लिए जैसे ही सूरज ढलता है ना, उसके रॉड सेल बहुत कम है, तो उसको चमक फील होनी बंद हो जाती है, उसको रोशनी उजाला दिखना बंद हो जाता है। उजाला दिखना बंद तो उसको अंधेरा लगता है, उसको अंधेरा लगता है चलो चलो मैं तो नहीं उड़ पाऊंगा, कहीं शिकार ही ना हो जाऊं बिल्ली का, तो वो घर को निकल जाता है। ठीक है, तो रेटिना के पास 2 तरह के सेल होते हैं, कोन सेल कलर्स को सेंस करते हैं, रॉड सेल इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। लास्ट में ऑप्टिक नर्व आती है। ऑप्टिक नर्व का यही काम है कि भाई सिग्नल को लेकर के ब्रेन तक लेके जाना। ठीक है ना, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा हुए हैं उनको लेकर के दिमाग तक पोजीशनिंग करना उस चीज की, ये पूरी आई का काम था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। लाइट आती है सबसे पहले कॉर्निया में, फिर जाएगी एक्वस ह्यूमर के अंदर, फिर जाएगी छेद में से। छेद का नाम क्या है? प्यूपिल। प्यूपिल में से होती हुई किसके पास? लेंस के पास। लेंस उसको फोकस करवाएगा कहां पे? रेटिना पर। रेटिना से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एक टाइप से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगे। न्यूरॉन्स आपको पता है कैसे काम करते हैं, और ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन तक चला जाएगा जो सिग्नल है। इस तरीके से हमें कोई भी चीज दिखाई पड़ती है। अब इसमें एक सवाल बच्चे के मन में आता है कि सर आपने बोला रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो हमको तो सब कुछ उल्टा दिखना चाहिए। बात तो सही है, ज्योमेट्रिकली ये बात सही है कि हमारी रेटिना पर उल्टी ही इमेज बनती है, लेकिन जैसे ही ब्रेन के पास जाती है ब्रेन उसको सीधा करके हमको दिखाता है। ठीक है, तो हमारी रेटिना पर पड़ने वाली सारी इमेज उल्टी ही है, बस ब्रेन उसको हमें सीधा करके दिखा देता है, यानी इन्वर्ट करके दिखा देता है, यही उसका काम है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है POA, पोआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अकोमोडेट करना। अकोमोडेट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना। आप देख सकते हो, एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आई सर लाइन। सुनो, मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने कहा था जो सिलरी मसल्स होते हैं लेंस के आसपास, वो अगर जकड़ लेंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा, वो अगर ढीले पड़ जाएंगे तो लेंस पतला हो जाएगा। लेकिन कब मोटा होना है कब पतला होना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एज पर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एज पर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे? यार एक बात बताओ, आपको तो दूर का भी देखना है, आपको तो पास का भी पढ़ना है, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप दूर का देख रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, आप पास का देखोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, कम है। तो उसके हिसाब से आपका फोकल लेंथ भी एडजस्ट करता है लेंस का। ठीक है ना, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को तो फिक्स रहना है। इमेज डिस्टेंस क्यों फिक्स रहेगा? ये रेटिना है, यहां पे इमेज बननी है, ये रेटिना है, यहां पे इमेज बननी है, ये आपका लेंस है, तो लेंस से लेके रेटिना तक का डिस्टेंस तो फिक्स ही है। लेंस से लेकर के रेटिना तक का डिस्टेंस तो फिक्स ही है। ये समझ में आया? अरे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी थोड़ी ना बढ़ घट सकती है, वो नहीं बढ़ घट सकती, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बढ़ घट रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बढ़ घट रहा है, तो फोकल लेंथ को भी बढ़ना घटना पड़ता है। ये लॉजिक है इसके पीछे का, ये मैथ्स है इसके पीछे की। तो अगर आप दूर का देखना चाहते हो तो आप बोलोगे कि भाई मैं फार पॉइंट देख रहा हूं। क्या बोलोगे आप? कि मैं फार पॉइंट देख रहा हूं। और अगर आप पास का पढ़ना चाहते हो तो आप बोलोगे कि मैं नियर पॉइंट देख रहा हूं, और इसको ओरिजिनली बुलाते हैं LDDV। LDDV फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवाई हुई है ऑलरेडी लेक्चर के अंदर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना, यानी सबसे पास कितना देख सकता है और दूर से दूर कितना देख सकता है। तो दूर से दूर ऐसा बोलते हैं कि इंफिनिटी तक देख सकता है, और पास से पास बोलते हैं कि 25 सेंटीमीटर देख सकता है। ठीक है ना, इससे नजदीक मत रखो, इससे नजदीक रखोगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उससे पास देख नहीं पाएगा, देख पाएगा, लेकिन आंखों पे अननेसेसरी जोर पड़ेगा, जल्दी आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। तो कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर नियर है। ठीक है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया O, ये लेंस से 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। यानी ऐसे रख करके पढ़ो, लगभग इतना होता है 25 सेंटीमीटर। ऐसे रख के पढ़ाई करो, ऐसे रख के पढ़ाई नहीं करनी। ऐसे रख के आपको फोन चलाना है, ऐसे रख के आपको टैबलेट चलाना है, ऐसे रख के आपको लैपटॉप चलाना है। 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का डिस्टेंस होगा तो सेफली आप लंबी जिंदगी आंखों की जी पाओगे, सीधी बात ये। ठीक है, अच्छा अब सुनो बात को ध्यान से। फार पॉइंट का मतलब होता है कि लाइट दूर से आएगी। लाइट दूर से आएगी यानी इंफिनिटी से आएगी, तो कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। और ये लेंस क्या करेगा? ये लेंस ला करके एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा, यहां बन जाएगी इमेज। समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहां है? बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट कहां है? बहुत दूर है, कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। लाइट आएगी और लाइट आकर के कहां मिला देगा? वो रेटिना पर मिला देगा, और इमेज क्या बन जाएगी? रेटिना पर बन जाएगी। इस तरीके से बनती है। आया समझ में? ठीक है, और पास में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पास वाला ऑब्जेक्ट ऐसे रे निकालता है। इस बात को समझो, पास वाला जो ऑब्जेक्ट, आप खुद सोचो ना यार, एक पॉइंट से लाइट आ रही है, एक होता है कि बहुत दूर से लाइट आ रही है तो सीधी आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। लेकिन एक पॉइंट से, एक अक्षर से, मान लो A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है, उसमें से लाइट निकल के आ रही है, तो ऐसे आएगी ना, ऐसे आएगी ना, डाइवर्जिंग लाइट आएगी ना। तो डाइवर्जिंग लाइट को कन्वर्ज करना ज्यादा मुश्किल होगा। सीधी लाइट को कन्वर्ज करना इजी है, डाइवर्जिंग लाइट को कन्वर्ज करना क्या है? ज्यादा मुश्किल है। इस जगह पर आके इमेज बनेगी, और आप खुद सोचो, सीधी लाइट को कन्वर्ज करना इज इजियर, फैलती लाइट को कन्वर्ज करना मुश्किल है। इसका मतलब जब पास का देख रहे होते हैं तो लेंस की पावर को बढ़ाना पड़ता है, यानी लेंस मोटा हो जाता है, यानी फोकल लेंथ कम हो जाती है। और बोलेंगे कि सिलरी मसल कैसे हो जाते हैं? सिलरी मसल टाइट हो जाते हैं। टाइट नहीं बोलते, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और सरल भाषा में आप इसको टाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो सिलरी मसल कैसे हो जाएंगे? टाइट हो जाएंगे। टाइट हो जाएंगे, पावर बढ़ जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस विल बिकम थिक। ठीक है, लेकिन जब आप दूर का देख रहे होते हो तब कोई दिक्कत नहीं है। आप दूर का देखो आराम से, पावर रहेगी कम, लेंस रहेगा पतला, फोकल लेंथ रहेगी ज्यादा, और सिलरी मसल्स करेंगे रिलैक्स। सिलरी मसल करेंगे रिलैक्स। डन। ये बातें इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सारी अपने हाथ से लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मायोपिया की बारी। देखो, मायोपिया का मतलब होता है कि जब आपको दूर का साफ ना दिख रहा हो लेकिन पास का साफ दिख रहा हो। देखो लिखा हुआ है नियर साइटेडनेस, यानी पास का साफ दिखना। अब ये क्यों होता है? इसके पीछे दो कारण है, एक एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल इलोंगेट करने का मतलब होता है आई बॉल खिंच गई है, बड़ी हो गई है।
ये कैसे होता है? ये क्या रात रात भर में हो जाता है क्या? नहीं, ये जन्म से होता है। आई बॉल किसी का बड़ा होना, किसी का आई बॉल मोटे मोटे आई बॉल होते हैं, आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे क्लास में होंगे लोग जिनकी आंखें ना ऐसे मोटी मोटी, ऐसा लगता है बाहर निकलने वो आ रही हैं, तो वो जनरली क्या है कि आई बॉल का इलॉन्गेशन है, और उनको जनरली चश्मा लगाई होता है, उनको जनरली मायोपिया की दिक्कत होती ही होती है, जिनकी आई बॉल का साइज बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका मतलब है कि जितना कर्व होना था उससे ज्यादा कर्व हो गया, जितना मोटा लेंस को होना था उससे ज्यादा मोटा हो गया। अरे मोटा हो गया तो पावर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, आप बताओ। और पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ घट गई, हां या ना। और फोकल लेंथ घट गई है तो सुन, पहले फोकस कर लेता था कहां पे? रेटिना पे। पहले इमेज ये देख, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है पैरेलल, लेंस ला करके क्या करता था? रेटिना पर बना लेता था। हम कहते थे हेल्दी आई है, हम कहते थे आंख को सही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब फोकल लेंथ घटी तो रेटिना पर फोकस नहीं कर पाया, उससे पहले ही फोकस कर दिया। वो देख, वो देख कहां फोकस करे बैठा है, पहले ही फोकस कर दिया। फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है, यहां से लेके यहीं तक फोकल लेंथ हो गई है, यानी इट हैज बीन डिक्रीज्ड, फोकल लेंथ कम हो गई है। समझ में आया ना। तो दूर से लाइट आ रही है और इस लेंस ने क्या किया, क्योंकि लेंस ताकतवर हो गया है, लेंस पावरफुल हो गया है, फोकल लेंथ घटा ली है इसने अपनी, तो पास ही में कन्वर्ज कर दे रहा है। यानी रेटिना के पास क्या जा रहा है? रेटिना के पास कुछ ऐसा जा रहा है, रेटिना शार्प इमेज नहीं बना पा रही, रेटिना शार्प इमेज नहीं बना पा रही। यहां तो शार्प इमेज बन रही है, यहां शार्प इमेज नहीं बन पा रही। समस्या यह है। तो इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए? बोला देखो लेंस मोटा हो गया है ना, हाँ, यानी लेंस की पावर बढ़ गई है ना, बोला हाँ, तो एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि पावर घट जाए। बोले कैसे घटेगी? बोले उसके अपोजिट नेचर का लेंस लगा दो। इसने पॉजिटिव पावर बना रखी है बहुत ज्यादा, तुम एक नेगेटिव पावर का लेंस आगे लगा दो, मतलब कॉनकेव लेंस आगे लगा दो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि सुन, जो सीधी लाइट आ रही है बहुत दूर से, ये लेंस उसको फैला देगा, उसको डाइवर्ज कर देगा। फिर ये लेंस बोलेगा देख मैं तगड़ा हूं, तू भेज। तूने अगर फैली लाइट भेजनी है तू फैली हुई लाइट भेज, तूने डाइवर्जिंग लाइट भेजनी है तू डाइवर्जिंग लाइट भेज, मैं उसको भी कन्वर्ज कर दूंगा। तो यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो अंदर वाले लेंस को ना बेवकूफ बनाया गया, इसका कट गया बेटा अंदर वाले लेंस का। इसको लग रहा था कि इसको सीधी लाइट मिलेगी, नहीं सीधी नहीं मिली, इसको कैसी लाइट मिली? फैली हुई। और फैली लाइट को इसने क्या किया? रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करी जाती है। जब आप चश्मे वाले भैया के पास जाते हो चश्मा बनवाने के लिए, तो वो ऐसी ही एडजस्टमेंट कर करके आपको दिखाता है, कहता है पहले ये वाला लेंस डाल के देखो कैसा दिख रहा है, पढ़ो। तो पढ़वाता है वो आपसे पूरा, फिर कहता है ये हटा के ये अब ये डालो, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, हाँ ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अच्छा ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, हाँ ये वाला ज्यादा बेटर, अच्छा इन दोनों के बीच वाला चल जाएगा, लो जी बीच वाला देखो, हाँ ये भी चल रहा है, तो ठीक है। ऐसे होता है। तो एडजस्ट कर करके देखा जाता है उस टाइम पर। आपका जो ये लेंस होता है आगे लगा हुआ, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करके लाइट को फैला फैला के आपको देता है, क्योंकि लेंस आपका अंदर वाला ज्यादा तगड़ा हो गया है। देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति जो है वो नुकसानदायक होती है। इसकी अति हो गई है अंदर वाले लेंस की अति हो गई है, पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हाइपरमेट्रोपिया पर आते हैं, ये एकदम उल्टा है। इसमें पास का नहीं दिखता, दूर का साफ दिखता है। दूर का साफ दिखता है इसलिए अंग्रेजी में नाम फार साइटेडनेस रखा गया है। कारण क्या है? सब उल्टे कारण है। वहां पे आईबॉल का साइज खिंचा हुआ था, मोटी आईबॉल थी, यहां पे छोटी आईबॉल है शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल है। वहां एक्सेसिव कर्वेचर हो गया था आई लेंस का, यानी पावर बढ़ गई थी, फोकल लेंथ घट गई थी। यहां देखो उल्टा है, यहां क्या हुआ? यहां पावर घट गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है। डिक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। वहां क्या था? इंक्रीज इन पावर, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। यहां उल्टा है, समझ गए ना? यहां उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है शरीर, थोड़ा थोड़ा। ये दिक्कत ज्यादातर अधेड़ उम्र में आती है। अधेड़ का मतलब होता है 40 क्रॉस करने के बाद, 40 क्रॉस करने के बाद पास का थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो जाता है। तो जब अधेड़ उम्र हो जाती है, यानी मसल थोड़े वीकर साइड पर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ढीले पड़ जाते हैं मसल। अब ढीले पड़ गए हैं मसल तो उतना टाइट नहीं रख पाते, तो पावर उतनी बढ़ नहीं पाती, पावर घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इतनी सी बात है बस, ठीक है। हेल्दी आई के लिए क्या बोलोगे? पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं, हाँ जी, फैली हुई लाइट मिलेगी, और फैली हुई लाइट मिलेगी तो ये उठा के कन्वर्ज कर देगा कहां पे? रेटिना पर, और रेटिना पर इमेज बनेगी, इसको बोलेंगे हेल्दी आई। बहुत बढ़िया। तो पावर अच्छी खासी थी, जब हेल्दी आई थी तो अच्छी खासी पावर इसके पास थी। लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो पास से आने वाली लाइट रे को यह रेटिना पर नहीं मिला पाया, इसने अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर लिया। यानी पहले फोकल लेंथ देख, यहां से लेके यहां तक फोकस हो पा रहा था ना, अब देख यहां से लेकर यहां कहीं पीछे फोकस हो पा रहा है। बात समझ में आई ना? तो लाइट रे तो यहां पर जाकर के रुक जाएगी,
तो रेटिना को क्या मिला? क्या रेटिना को शार्प इमेज मिली? नहीं मिली। यहां शार्प थी क्या? हां। तो यहां क्लियर दिखता था, यहां क्लियर नहीं दिखेगा, यहां धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि इमेज आंख के पीछे बनती है। वर्चुअली देखा जाए तो इमेज आंख के पीछे बनती है। अब मुझे एक बात बताओ, यह लेंस कमजोर पड़ गया है तो इसका सहारा कौन बनेगा? जब टांग टूट जाती है तो सहारा कौन बनता है? सहारा बनती है सोटी, जिसको डंडा बोलते हैं ना। डंडा जो है, डंडा लेकर के चलते हैं। गांधी जी डंडा लेके चलते थे, जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोग जो है कमर झुक जाती है वो डंडा लेके चलते हैं। वो डंडा क्या कर रहा है? वो डंडा एक तरीके से टांग का ही रोल प्ले कर रहा है, टांग का सब्स्टिट्यूट बन रहा है वो, समझ रहे ना। तो ऐसे ही इस लेंस की कमजोर अवस्था में इसी लेंस का ही सपोर्ट लगेगा आगे, तो हम बनाएंगे करेक्टिव आई, यानी करेक्शन ऑफ आई। आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस ही ला करके कॉन्वेक्स लेंस के सामने लगा दिया गया है ना। अंदर भी कॉन्वेक्स था, बाहर भी कॉन्वेक्स लगा दिया। अब जब ऑब्जेक्ट में से दो रे निकल के ऐसे आती हैं डाइवर्जिंग, तो ये लेंस का फर्ज बनता है कि वो अंदर वाले की हेल्प करे, क्योंकि अंदर वाला मोड़ नहीं पा रहा सही से। अंदर वाले की पावर कम हो गई है, अंदर वाला कमजोर पड़ गया है, वो ढंग से मोड़ नहीं पाता है, तो ये उसको मोड़ के दे देगा, बोलेगा तू टेंशन मत ले, मैं मोड़ के देता हूं, तू अंदर बैठ आराम से। तो ये वाला लेंस क्या करेगा? फैली लाइट को थोड़ा सा मोड़ के अंदर वाले को देगा। अंदर वाला बोलेगा अच्छा चल बाकी मैं मोड़ लूंगा, कोई बात नहीं, तूने मुझे थोड़ा मोड़ के दे दिया, बाकी मैं खुद मोड़ लूंगा, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है और यहां पर आपकी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर हुआ? यह कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा डिफेक्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब होता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ये थोड़ी सी और बुढ़ापे वाली एज आ गई है, 70 क्रॉस हो गया है, 65 क्रॉस हो गया मान लो। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब या तो दोनों ही दिक्कत आ रही है, ना दूर का दिखाई दे पा रहा है ढंग से यानी मायोपिया भी है, और ना पास का दिखाई दे पा रहा है ढंग से यानी कि हाइपरमेट्रोपिया भी है, या फिर ओल्ड एज की वजह से हाइपरमेट्रोपिया आ जाना, तो इसका दूसरा नाम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी है। लेकिन यहां पर दोनों दिक्कतों के बारे में बात करेंगे कि दोनों दिक्कतें आ गई हैं। अब सुनो, ऐसा होता क्यों है? देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है वो अब उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा। अब ऐसे 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 होता 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 एक दिन अपनी इलास्टिसिटी खो देता है वो। जैसे आप एक रबर लेकर के आओ, जो बालों में लगाने वाला रबर होता है, जैसे लड़कियां यूज करती हैं, है ना, या फिर वो रबर आपने देखा होगा जो नोट पे लगता है, नोट की गड्डी पर जो रबर लगता है, वो रबर को बार बार खींचो छोड़ो, 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 तो एक समय आएगा ना, बोलेगा बस भाई और नहीं, और नहीं, वो ढीला पड़ जाएगा ऐसे, है ना। वो जो बालों वाला रबर होता है, बार बार उसको खींच खींच के लगाते हैं, एक समय आता है कि वो या तो टूट जाता है या फिर वो हाथ जोड़ देता है, जी अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं बांध पाऊंगा मैं तुम्हारे बाल, अब 2 साल हो चुके हैं, बहुत हो चुका है, फेंक दो अब मुझे। तो वो अपनी इलास्टिसिटी क्या हो चुका होता है? लूज कर चुका होता है, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ऐसा ही मतलब इसका समझ लो, फटीग हो गया, इसको फटीग होना बोलते हैं, इलास्टिक फटीग हो जाना। दूसरा वाला है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल। सिलरी मसल कमजोर पड़ गए हैं। पहले सिलरी मसल अच्छे से काम कर पाते थे, लेंस को मोटा कर देते थे जब टाइम आता था, लेंस को पतला कर देते थे जब काम आता था, जब टाइम आता था उसके हिसाब से रिएक्शन हो जाता था, रिएक्शन टाइम भी उनका कम हुआ करता था, किनका? मसल्स का। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कमजोर पड़ने लगे, बुढ़ापे की तरफ शरीर जा रहा है, और बुढ़ापे की तरफ जब शरीर जाएगा तो फिर यह दिक्कत आएगी कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों होने लगेंगे, तो दोनों का इलाज करना पड़ेगा। मायोपिया का इलाज होगा कॉनकेव लेंस से, हाइपरमेट्रोपिया का इलाज होगा कॉन्वेक्स लेंस से, तो दोनों का कलेक्टिव चश्मा लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाई फोकल लेंस। ऊपर में रहेंगे कॉनकेव लेंसेज, नीचे में रहेंगे कॉन्वेक्स लेंसेज। ये कहानी है, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अब इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने क्लास में नहीं सिखाए थे, क्योंकि मैंने कहा था जब एनसीईआरटी आएगी तब मैं इनके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपने जरूर सीखने हैं, क्योंकि इनमें से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। जब ह्यूमन आई का एक बड़ा सा सवाल आएगा तो उसमें से आपको बीच में एक पार्ट जो उसका होता है ना, 3 में से एक पार्ट आपको न्यूमेरिकल का दिया होगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाता हूं कि आपने न्यूमेरिकल करना कैसे है। जब भी ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल आएगा तो आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप मेरे साथ साथ करेंगे। फर्स्ट स्टेप यह है कि आप पहले सवाल पढ़ो, और सवाल पढ़ के मुझे यह बताओ कि दिक्कत कौन सी है। मायोपिया की दिक्कत है या हाइपरमेट्रोपिया? शिकायत किस चीज की है? मायोपिया की शिकायत है या हाइपरमेट्रोपिया की शिकायत है? आपको बस ये चेक करना है, सबसे पहला काम ये करना है। तो आओ पढ़ो सवाल और मुझे बताओ कि दिक्कत कौन सी है। कह रहा है फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ओहो, मतलब ये कह रहा है कि फार पॉइंट जो है ह्यूमन आई का, वो अब 80 सेंटीमीटर रह गया है बस, क्योंकि वो मायोपिक पर्सन है। तो दिक्कत कौन सी है? मायोपिया की। अब ध्यान से सुनना,
अगर मायोपिया की दिक्कत है, अगर मायोपिया की शिकायत है, यानी दूर का साफ नहीं दिखता है, तो आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है सुनो। हमेशा यह सवाल आपसे पावर की बात पूछेगा, मैं बता रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं ये वाली बात, कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपसे पावर की बात पूछेंगे, और पावर के फॉर्मूले के लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए, हां या ना बोलो। पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एफ चाहिए, बात सही है ना। और एफ निकालने के लिए आपको चाहिए यू और वी। क्या चाहिए? यू और वी। अब यू क्या लेना है? तो यू वो लेना है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता तब हमको ठीक दिख रहा होता। यानी आप मुझे बताओ, मायोपिया का मतलब होता है दूर का देखना। अच्छा, दूर कितना दूर देख सकते हो? इंफिनिटी। यानी आपने यू लेना है इंफिनिटी। सर इंफिनिटी लेके कैसे सॉल्व करते हैं? मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले। आपने यू क्या लेना है? इंफिनिटी, ठीक है। और सर वी क्या लेना है? वी वो लेना है जो गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर है। याद रखना, यू हमेशा वो लेना है जो हेल्दी है, जो हेल्दी आई कर सकती है वो यू है, ठीक है। और वी क्या है? जो गिवन दिक्कत है। गिवन दिक्कत क्या है? 80 सेंटीमीटर, तो आपने यहां पे 80 सेंटीमीटर ले लेना है। खत्म। बस सर हो गया। हां, यू और वी से एफ निकाल लो, एफ से पी निकाल लो, डन। एक बात और ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात और ध्यान रखना, यहां पे साइन कन्वेंशन जो आपको यूज करनी है वो दोनों के आगे माइनस साइन ही यूज करना है, बस। अगर आप मेरी ये बातें मान लेते हो तो मैं आपसे गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपका ह्यूमन आई का सवाल कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना स्कूल वाली, ना कोई एक्सटर्नल, ना कोई बाहर का चक्कर। वो भाई अगर ओएसएम से भी चेकिंग हुई तो वो भी गलत नहीं करेगा, अगर शीटें ब्लर नहीं आती हैं तो, साफ सुथरी शीटें आती हैं तो बात समझो। यू वो लेना है जो हेल्दी है, वी वो लेना है जो गिवन है। माइनस साइन दोनों के आगे लगाना ही लगाना है, खत्म। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आओ सॉल्व कर देते हैं बाकी चीजें। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। अरे लेंस की पावर निकाल रहे हैं, लेंस फॉर्मूला तो लगेगा ना। 1/f इज इक्वल टू v की जगह क्या लिखोगे? v की जगह लिखोगे -80 और u की जगह लिखोगे -इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी इज 0। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो ये तो आ गया 0। तो 1/f इज -1/80 और ये वाला पार्ट तो 0 ही है, तो f निकल के क्या आ गया बेटा? -80 सेंटीमीटर। वाह भाई वाह। सर फोकल लेंथ क्या आ गई है? -80 सेंटीमीटर। तो पावर निकल के आती है बेटा, पावर इज व्हाट? 100/f इन सेंटीमीटर, यस और नो। तो 100 डिवाइड बाय f कितना है? -80। -80, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5/4 वो भी माइनस का, तो -1.25 डायप्टर। दिस इज द पावर, ठीक है। कोई नेचर पूछे आपसे, अगर कोई ये पूछे कि भाई नेचर बताओ, तो माइनस साइन किस लेंस का होता है? माइनस साइन होता है डाइवर्जिंग लेंस का। तो नेचर क्या है? डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस है, हां या ना? कॉनकेव लेंस है, हां या ना? कॉनकेव लेंस है, हां या ना? आया समझ में कैसे न्यूमेरिकल करना है? इसके बाद से तो कुछ भी नहीं है, यही है जो कहानी है। जो कहानी है वो इधर ही है, इसके बाद तो क्या ही है, इसके बाद तो आपको आता ही है करना, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरसाइज का ही सवाल है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, मुझे डिफेक्ट बताओ, गड़बड़ बताओ क्या है, दिक्कत बताओ क्या है। सर दिक्कत तो लग रही है अपने को, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। डायग्राम पूछा है, देखो इसने, मैंने कहा था डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में सारे, ठीक है। तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आगे कह रहा नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। एक्चुअली में नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 25। इसका कितना हो गया? इसका 1 मीटर हो गया, यानी 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। कह रहा व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट। फिर वही कहानी, तुमसे क्या पूछा है? पावर पूछा है। पावर कैसे आएगी? सर फोकल लेंथ के बिना तो नहीं आ सकती, तो फिर u निकालना चाहिए और v निकालना चाहिए। अच्छा u क्या लिया जाता है? वही जो हेल्दी केस है, वही जो हेल्दी केस है। v क्या लेते हैं? वो जो गिवन केस है। तो आप मुझे बताओ u क्या पुट करोगे, v क्या पुट करोगे? ये केस हाइपरमेट्रोपिया का है, ये केस हाइपरमेट्रोपिया का है। बोलो यार क्या पुट करोगे? सर यू तो हम पुट करेंगे 25। अगर हेल्दी आई होती तो पास का हमको कितना दिखता? 25 दिखता। और गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर इज 1 मीटर। 1 मीटर को आप क्या ले सकते हो? 100 सेंटीमीटर ले सकते हो। क्या माइनस का साइन यहां भी लगाना है? हाँ यहां भी लगाना है, पूछना नहीं है, जो बता दिया वो बता दिया, और वैसे का वैसा ही है, चाहे मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, डजंट मैटर। क्लियर? तो माइनस साइन इधर भी, माइनस साइन इधर भी, माइनस साइन इधर भी। बड़े आगे u और v आया हुआ है बेटा, f निकालना है आपको।
1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। एफ निकालना है, हां। वी कितना है? वी है माइनस का 100 और यू है माइनस का 25। सही है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 25। एलसीएम भी 100, ये -1, ये +4, तो ये आ गया +3 बाय 100, है ना। तो एफ कितना आ जाएगा बेटा? 100 बाय 3 आ जाएगा, विच इज 33.33 सेंटीमीटर। डन हो गया। और क्या पूछा भाई? बस और कुछ नहीं पूछा, फोकल लेंथ ही पूछी थी। इससे अपन पावर निकाल लेंगे, इससे अपन पावर निकाल लेंगे। 100 बाय एफ सेंटीमीटर में होता है ना। तो एफ कितना है बेटा? 33.33, काटोगे तो 3 आएगा। तो पावर कितनी आ गई? प्लस का 3 डायप्टर आ गई। और प्लस का मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस है, हाँ या ना? नेचर बोले तो बता सकते हो ना, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। बोल सकते हो ना? बोल सकते हो ना भाई? तो ये कहानी थी, ये कहानी थी ह्यूमन आई वाले टॉपिक की। ठीक है, चलते हैं अब बेटा कलरफुल वर्ल्ड पर। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन पढ़ने से पहले आप प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, जो कि ब्लू बॉक्स एक्टिविटी भी है। तो मैं एक बार आपको एक्टिविटी दिखाता हूं कि वो क्या है। एक प्रिज्म लिया जाएगा, उसके एक एंड पर हम लोग डालेंगे इंसिडेंट रे IR। जिस पॉइंट पर वो गिरेगा, है ना, वहां से हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, तो नॉर्मल को बोलेंगे N1। और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इट विल बी एंगल I, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। डन। अब उसके बाद क्या होगा? जब भी कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। बेंड करती है तो ये वाली जो रे जा रही है इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है इसके साथ जो एंगल होगा वो होगा एंगल R। डन। अब ये रिफ्रैक्टेड रे आगे जा रही है। अब ये जब आगे जा रही है और किसी डेंसर मीडियम यानी ग्लास से वापस एयर में निकलेगी, तो आपको अगेन एक पॉइंट पर नॉर्मल डालना पड़ेगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल 2, है ना। और इस बार ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती हुई ऐसे निकल जाएगी, कहलाएगी इमर्जेंट रे, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस E। ये बातें सारी वैसी ही हैं जैसी आपने स्लैब में पढ़ी थी, पर यहां पर फर्क क्या है? यहां पर फर्क है कि 2 एडिशनल एंगल्स भी हैं यहां, वो ध्यान से सुनना। पहले तो ये 3 समझ में आ गए, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल, बाहर आ गई तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ इमर्जेंट एंगल। 3 रे 3 एंगल हो गए, लेकिन 2 और बाकी हैं। दूसरा कौन और चौथा कौन सा है सर? चौथा है ये ऊपर वाला, इसको बुलाते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ए। ठीक है। और पांचवा एंगल जो है वो इंपॉर्टेंट है। पांचवें एंगल का नाम क्या है? इसका नाम है एंगल डी। डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई ये जो लाइट आई है, अगर हम इसका रास्ता रोकते ही ना, इमेजिन करो ये जो लाइट आ रही थी, हम इसका रास्ता रोकते ही नहीं, तो ये लाइट सीधी निकल जाती ऐसे, हाँ या ना बोलो? ये लाइट तो ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन क्या ये सीधी निकली? नहीं, इसका रास्ता रोका गया। इसके रास्ते में अड़चन डाली गई, कौन? प्रिज्म नाम की। और उसके बाद ये लाइट फाइनली कैसे निकली? ये फाइनली ऐसे निकली। तो कहानी है कि डाला ऐसे था, पर गई कैसे? ऐसे। जानी कैसे थी? ऐसे। पर गई कैसे? ऐसे। जानी कैसे थी? ऐसे। पर गई कैसे? ऐसे। जानी कैसे थी? ऐसे। पर गई कैसे? ऐसे। तो जितना मेरा हाथ घूम रहा है, जितने एंगल पर मेरा हाथ घूम रहा है, जानी कैसे थी? ऐसे। गई कैसे? ऐसे। जानी कैसे थी? ऐसे। गई कैसे? ऐसे। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इट इज कॉल्ड एंगल डी। डी स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल डी भी कहते हैं, इसका नाम एंगल डेल भी है, और बाकी सबके नाम तो आप जानते ही हो पिछले वाले चैप्टर से, तो मैं वो बाद में बार बार नहीं बता रहा। बाकी 2 नए एंगल थे, दोनों का नाम मैंने बता दिया, कहां कहां मिलते हैं ये भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई कभी भी प्रिज्म पर आप व्हाइट लाइट डालोगे तो समझो ये व्हाइट लाइट जो होती है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। जैसे सनलाइट है वो भी 7 रंगों का मिश्रण ही है। अब सन के बारे में डिबेट जो है वो हम लोग क्लास में कर चुके हैं, तो ये रिवीजन लेक्चर के अंदर मैं दोबारा वो डिबेट नहीं उठाऊंगा कि सन कौन है। सन बिल्कुल व्हाइट चमकता हुआ तारा ही है। वो तो हमें एटमॉस्फेयर के थ्रू दिखता है तो हमें पीला लगता है, और धूप भी हमको पीली लगती है क्योंकि एटमॉस्फेयर से छन के आ रही होती है वो। अदरवाइज सन की ओरिजिनल फोटो अगर आप देखोगे, खुद डाल के देखो, खुद डालो, ऐसे गूगल पे डालो फोटो ऑफ सन फ्रॉम मून सरफेस, क्योंकि मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है,
तो यहां से आप डालोगे आपको अलग अलग रंग दिखेंगे, लेकिन आप मून के सरफेस से देखोगे तो आपको सफेद चमकता सितारा ही लगेगा, सफेद चमकता बल्ब लगेगा सन। तो जो सफेद चमकता बल्ब है उसी से निकल के आ रही है व्हाइट लाइट विच हैज विबग्योर, यानी कि 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जब ये सारे उठा करके प्रिज्म पर मारे जाते हैं तो सबसे नीचे जो रंग मिलता है उसे बुलाते हैं वायलेट, और सबसे ऊपर जो रंग मिलता है वो है रेड। ठीक है, बाकी सब इसके बीच में मिलेंगे। तो विबग्योर ऐसे ही बना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। क्लियर हुआ? सबसे नीचे वायलेट ही क्यों मिला? सवाल तो ये होना चाहिए। चलो उससे पहले एक सवाल करता हूं, ये रंग बटे क्यों? व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट सीधी निकल जाती या सीधी ना जाती, चलो ठीक है, ऐसे बैंड होके ऐसे बैंड होके निकल जाती, जैसे ये निकली थी, है ना, जैसे ये कोई लाइट थी जो निकली थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। ये तो एक सिंगल कलर की लाइट थी, ये तो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट थी, ठीक है ना भाई। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां तो 7 अलग अलग वेवलेंथ है। यहां है 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स, यानी कि लैम्डा। 7 अलग अलग लैम्डा है, 7 अलग अलग वेवलेंथ्स है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। कितनी है सर? रेड की वेवलेंथ मैंने आपको बताई हुई है 700 नैनोमीटर है, और वायलेट की मैंने भी आपको बताई हुई है 400 नैनोमीटर है। 400 से लेकर 700 के बीच में सबकी है, 50-50 का डिफरेंस लगा के चल लो, ऑलमोस्ट। ठीक बात है। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, वो सबसे ज्यादा बड़े एंगल पर डेविएट होगा। डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, जिस ओरिजिनल पाथ पर ये जा रही हो उससे इसका डेविएशन पता कर लो कि रेड का डेविएशन कम है, उसके बाद येलो, ऑरेंज का ज्यादा है, येलो का और ज्यादा है, ग्रीन का और ज्यादा है, ब्लू का और ज्यादा है, इंडिगो का और ज्यादा है, और वायलेट का और ज्यादा है। आप ये एंगल देखो, आप ये एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो और फिर ये वाला एंगल देखो, बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? बताओ बताओ बताओ। ये ओरिजिनल लाइट जा रही, ये ओरिजिनल, ये ओजी लाइट है, ओजी व्हाइट लाइट का पाथ था, ये असली व्हाइट लाइट का पाथ था। उसमें से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट सब बट गए। बट गए कि नहीं बट गए? तो अगर ये बट गए हैं तो सबसे कम एंगल पे कौन बटा? सबसे छोटे एंगल पर बटा रेड। और सबसे बड़े एंगल पर कौन बटा? सबसे बड़े एंगल पर बटा वायलेट। तो वायलेट वाला डेविएशन का एंगल बड़ा है, हम ये बोलेंगे डेल वी बड़ा है डेल आर से। वायलेट का डेविएशन ज्यादा है रेड से, क्यों? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ छोटी है रेड से। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जो डेविएशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है? हां बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। जिसका डेविएशन जितना ज्यादा है वायलेट, उसकी वेवलेंथ आप चेक कर लो उतनी कम मिलेगी। समझ में आया ना? और ये इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ होगी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका डेल मिलेगा, यानी कि डेविएशन का एंगल मिलेगा। इसको डेल बुलाते हैं। तो डेल आर सबसे छोटा है, डेल वी सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और छोटा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, जिसमें क्या है, आप व्हाइट लाइट डालोगे, ये 7 रंगों में बटेगी, बाहर निकलेगी प्रिज्म में से। आपने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, आपने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, बिल्कुल इसका आइडेंटिकल भाई, जुड़वा भाई, वो क्या करेगा, सारी लाइट वापस इकट्ठी करके व्हाइट लाइट बना देगा। यहां पर आपको व्हाइट कलर का स्पॉट दिखाई देगा, यानी वो जो व्हाइट लाइट आई थी 7 रंगों में बट गई, इसने इसको रिकंबाइन कर दिया। टॉपिक का नाम पढ़ लो क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। बटी हुई लाइट को वापस से कंबाइन करके व्हाइट बना दी। ठीक है, ये कहानी है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज आती है रेनबो। रेनबो के बारे में ध्यान से सुनना, ये बात कि रेनबो अगर बनाना हो तो तीन फिनोमिना एक के बाद एक होने चाहिए। पहला फिनोमिना क्या है? देखो, सन से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। पानी की बूंद होनी चाहिए लटकी हुई, अभी अभी बारिश हुई होनी चाहिए, है ना, लटकी हुई बूंदे चाहिए, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट, ऐसा लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, ये स्मॉल प्रिज्म जैसा एक्ट करते हैं। ये 7 रंगों में लाइट को बांट देंगे। सबसे नीचे लाइट जो मिलेगी वो होगी वायलेट, सबसे ऊपर जो लाइट मिलेगी वो रेड होगी। बात सही है ना? तो सबसे पहला काम क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, नंबर एक यहां पर क्या हुआ, नंबर 1 जो यहां पर हुआ उसका नाम है डिस्पर्जन।
सबसे पहले जो यहां पर हुआ उसका काम क्या है? डिस्पर्स करना, डिस्पर्जन हो गया। पहला फिनोमेना है डिस्पर्जन। दूसरा फिनोमेना सुनो क्या है? दूसरा फिनोमेना लोग गलत पढ़ाते हैं, कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गलत है। जो होती है उसका नाम है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अलग अलग चीजें हैं दोनों, और ये कोई छोटी बहन भी नहीं है उसकी। इसको आईआर बोलते हैं, ना कि टीआईआर। तो कोई अगर आपको टीआईआर पढ़ा रहा है, उस टीचर को हाथ जोड़ करके बोलना, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आप, मैंने देखा था, हाँ, आप बता रहे थे कि हाथी जो है वो उड़ता उड़ता कल हमारी बालकनी में आके खड़ा हो गया था। मैं भी मानता हूं, मैंने भी उसको पानी पिलाया था। जो हाथी आपने मेरे घर भेजा था वो कपड़ों पे सूख रहा था, मैंने देखा था, वो कपड़ों के साथ तार पर सूख रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ऐसा बोल करके आप हाथ जोड़ सकते हो उस टीचर के सामने, क्योंकि वो आपको गलत बढ़ा रहा है। मैं साफ बोलता हूं, देखो, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपको पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी में टीआईआर नहीं है, और लॉजिकली भी सोचे तो टीआईआर नहीं हो सकता। ये टीआईआर क्या होता है सर? 12th में जाकर के आपको पढ़ना है, तो मैं अभी बताऊंगा ही नहीं। जब 12वीं में बात करते हैं टीआईआर की, तब ये चीज बताते हैं कि टीआईआर क्या होता है एग्जैक्टली। तो टीआईआर अपने आप में बहुत बड़ा फिनोमेना है, रेनबो में ये नहीं घटता। रेनबो में जो घट रहा होता है उसका नाम इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी आईआर है। नंबर 3, ये आईआर कहां पर हुआ मैं आपको बताता हूं। इस जगह पर आईआर हुआ है, इस जगह पर नंबर 2 हुआ है। इस जगह पर हुआ क्या कि लाइट जाके टकराई, और ऐसा समझो कि मिरर बन गया। ये वाला जो सरफेस है ना, ये मिरर बन गया, और मिरर बन के लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन ऐसा मत समझना कि यहां से लाइट निकल के दूसरी तरफ नहीं जाएगी। मतलब ये कोई परफेक्ट मिरर नहीं है, ये जो यहां बना है ये परफेक्ट मिरर नहीं है। लाइट यहां से आर पार होकर दूसरी तरफ भी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे इमेजिन करो कि आपके घर में एक टीवी लगा हुआ है, या आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक फोन है। आप फोन की स्क्रीन की तरफ देखना, और स्क्रीन बुझी हुई होनी चाहिए, वो जल ना रही हो उसकी स्क्रीन, ठीक है ना। वो स्क्रीन जो है उसमें से लाइट ना आ रही हो, तो आपको आपका चेहरा दिखेगा। बंद टीवी के सामने खड़े हो जाओ, टीवी बंद है ना, टीवी बंद के सामने खड़े हो जाओ, आपको आपका फेस दिखाई देगा। दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना। शाम के समय अगर शीशे लगे हुए हैं खिड़की में, तो उस खिड़की के बगल में खड़े हो जाओ, आपको आपकी शक्ल दिखनी शुरू हो जाएगी। दिखती कि नहीं दिखती? ये क्या है? इसी का नाम आईआर है, इसी का नाम इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाना है, ठीक है। एक काम और आप कर सकते हो, आप एक पानी का परात भरो, एक परात में पानी भरो, उसमें अपनी शक्ल देखो, आपको आपका फेस दिखाई देगा। तो आपको जो फेस दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्शन ही तो है ना, उसका नाम इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और आपको बॉटम भी दिखाई दे रहा है, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो कहने का मतलब यह कि कोई भी सरफेस जो है वो पूरे तरीके से रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, पूरे तरीके से रिफ्रैक्टिंग भी नहीं होता। आप जैसे ही फोन की स्क्रीन ऑन करोगे आपकी शक्ल गायब हो जाएगी, अब उसमें से लाइट आनी शुरू हो जाएगी। टीवी ऑन करोगे आपका फेस गायब हो जाएगा, उसमें से लाइट आनी शुरू हो जाएगी। यानी वो रिफ्लेक्शन भी कर रहा है और रिफ्रैक्शन भी कर रहा है। क्या ये बात सच है? हाँ, तो ऐसा यहां पर भी है। ये बूंद का जो ये वाला सिरा है ना, ये रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, रिफ्रैक्शन भी कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन स्टडी नहीं कर रहे हम, हमारा काम रिफ्लेक्शन से हो रहा है। यहां से लाइट टकरा के इधर आती है, और फिर यहां थर्ड नंबर का फिनोमिना होता है इस जगह पर। थर्ड नंबर में क्या हो रहा है? नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही है, बस और कुछ नहीं। नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट बाहर आ रही है, आंखों में जाएगी, ठीक है ना। आंखों में जाएगी तो सामने की तरफ, वहां उस तरफ आपको रेनबो दिखाई पड़ेगा, सामने की तरफ। तो एक चीज नोट करने वाली है कि जिस तरफ सन होता है उस तरफ आपको कभी रेनबो नहीं दिखेगा, सन से अपोजिट दिखेगा। तो अगर यहां से आंखों में लाइट आके गिरी है तो सामने की तरफ, वहां आपको रेनबो दिखाई पड़ेगा। सन की तरफ रेनबो कभी नहीं बनता। तो आप जो पूछ रहे थे, आपके जो मन में डाउट आएगा कि सर यहां से भी तो लाइट निकली होगी, मैं मानता हूं, हां, यहां से भी लाइट निकली होगी, यहां से भी लाइट निकली है, लेकिन जिस भी भाई की आंख में गई है ना, उसको यहां पे रेनबो दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि बाप बैठा है। उसको भी रेनबो दिखना चाहिए लेकिन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि पिताश्री बैठे हैं वहां। वहां वो बैठा है जिसने रेनबो पैदा करा है, वहां वो बैठा है जिसने लाइट दी है। बात समझे ना। तो इसीलिए कुछ भी हो चाहे, ठीक है, यहां से लाइट बाहर आ भी रही होगी ना, तो भी इधर खड़े इंसान को रेनबो नहीं दिखाई देगा। रेनबो देखने के लिए आपको आपकी मुंडी करनी पड़ेगी सूरज की तरफ। योर मुंडी शुड बी, मुंडी, दिस इज हेड, बैक ऑफ द हेड शुड बी फेसिंग द सन, और फ्रंट जो आपका होगा वो सन से अपोजिट होना चाहिए, मतलब सामने की तरफ आपको रेनबो दिखेगा। सीधी बात ये है। आइए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये समझ गए, प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। सबसे पहले रिफ्रैक्ट होता है, डिस्पर्स होता है, ये पहला फिनोमिना हो गया। रिफ्रैक्ट डिस्पर्स एक ही बात है, ठीक है। द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, ये है नंबर 2, ये है नंबर 2, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड रिफ्रैक्ट इट अगेन। फिर तीसरी बार फिर रिफ्रैक्शन हुई है, ये चेक करो, ये चेक करो। सबसे पहली बार क्या हुई?
सबसे पहली बार क्या हुई? डिस्पर्शन। दूसरी बार में क्या हुई? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरी बार में क्या हुई? नॉर्मल रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन, आईआर और रिफ्रैक्शन, ये तीन फिनोमिना एक के बाद एक के बाद एक होते हैं, तब जाकर के रेनबो बनता है। बाकी लिखा हुआ देखो, डिस्पर्जन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और डिफरेंट कलर्स जो है वो ऑब्जर्वर की आंख तक चलेगा। बस इतनी बात लिखो और आगे बढ़ जाओ। रेनबो की कहानी खत्म। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका, इसका नाम है एआर। एआर की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर से होने वाली रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्यों करता है? इसलिए करता है बेटा क्योंकि बाहर का जो आउटर स्पेस है वो वैक्यूम है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सचमुच में होता है 1.0003। तो थोड़ा तो फर्क है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस में यह फर्क दिखाई देता है। आप जब लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था तो आपने एयर वैक्यूम को एक ही माना था। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? N = C/V। ये C क्या था? ये एयर के लिए भी था, वैक्यूम के लिए भी था, हाँ या ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करोगे ना कि तारे में से लाइट आ रही है, सन में से लाइट आ रही है, बहुत दूर से अगर लाइट आ रही है तो फर्क आता है। लंबे लंबे किलोमीटरों वाले डिस्टेंसों में फर्क आता है। इसीलिए एयर इज डेंसर, वैक्यूम इज रेयर। और आप बताओ, रेयरर से डेंसर में जब भी लाइट जाती है, रेयरर से डेंसर में जब भी लाइट जाती है, क्या वो बेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आंसर है हाँ, करनी चाहिए। तो ऐसा ही होता है। अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, कोई एक सिंगल लेयर तो है नहीं। अलग अलग लेयर पर अलग अलग डेंसिटी है। जैसे इस पर 1 होगी तो इसकी 1.0001 होगी, इसकी 1.0002 होगी, इसकी 1.00025 होगी, इसकी 1.00028 होगी, इसकी 1.00029 होगी, इसकी 1.0003 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? डेंसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में घुसते जा रहे हो, धरती की तरफ जा रहे हो। तो लाइट भी जब आती है तो वो बेंड 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 ज्यादा बेंड करती हुई जाएगी, और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स बेंड होगा। और इतना ही नहीं, खाली बात बेंडिंग की भी नहीं है, बात यह है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एयर भी तो चेंज हो रही है। अरे हवा भी तो बह रही है, वो खड़ी थोड़ी है। तो एटमॉस्फेयर की लेयरें जो है वो खड़ी थोड़ी है, वो भी तो बह रही हैं, वो भी तो चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि 12:10 और 1 सेकंड पर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन थी वो 12:10 और 2 सेकंड पर होंगी क्या? और 12:10 और 3 सेकंड पर होंगी क्या? और 12:10 और 4 सेकंड पर होंगी क्या? नहीं होंगी भाई। हर सेकंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलेगी, तो हर सेकंड ये मुड़ने का एंगल जो है ना वो अलग अलग होगा। कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। क्या कहते हो, हाँ या ना? तो इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेराइंग ऑप्टिकल डेंसिटीज। अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबका। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग के स्टार ट्विंकल क्यों करता है, तारा टिमटिमाता क्यों है। पहली बात तो देखो, कोई भी तारा एक्चुअली में टिमटिमाता नहीं है, टिमटिमाता केवल लगता है। और मैंने इसकी एक एक्टिविटी भी रिकॉर्ड करी थी अपने फोन से, और मैंने आपको लाइव लेक्चर के अंदर दिखाया था कि मैं पहाड़ पर खड़ा था, दोस्त की शादी में गया था। मैंने आपको बताया अल्मोड़ा की कहानी, ठीक है ना। मैं शादी में गया था दोस्त की, और सामने वाले जो पहाड़ थे उनमें जो लाइटें जल रही थी वो ट्विंकल कर रही थी। वो तारे नहीं थे, वो लाइटें थी जो गांव गांव में थी, और गांव की लाइटें जो थी वो जब फोन में रिकॉर्ड हो रही हैं तो वो ट्विंकल हो रही है। आंखों से देख रहा हूं तो वो ट्विंकल होती हुई आ रही है। क्यों? क्योंकि बीच की जो हवा है वो लगातार चेंज हो रही है। जो मेरी आंखों में और जो गांव के वहां जो बल्ब जल रहा है, जो पूरे घरों में जो बल्ब जल रहे हैं इतने सारे, बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो मल्टीपल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, समझो। और एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है लगातार 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 लगातार। एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, हवा में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कभी दूसरी गैस का मॉलिक्यूल आ गया, कभी दूसरी गैस का मॉलिक्यूल आ गया, कभी डस्ट पार्टिकल आ गया, कभी पॉल्यूशन आ गया, कभी वाटर वेपर आ गया। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, वो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा था गांव की लाइटों का। लेकिन एक्चुअली में क्या गांव की लाइटें टिमटिमा रही होंगी क्या? वो लोग टिमटिम लाइट में ही रहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना भाई। ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी स्टार जो है, कोई भी तारा जो है वो ट्विंकल नहीं करता। सन भी ट्विंकल नहीं करता, प्लैनेट्स भी ट्विंकल नहीं करते, और मून भी ट्विंकल नहीं करता। लेकिन ट्विंकल होते हुए दिखते हैं कौन? स्टार्स जो बहुत दूर है। क्योंकि गांव जो था वो बहुत दूर था, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ तो कई किलोमीटर दूर होता है, 50-50 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर का सीधा डिस्टेंस होता है। ऐसे घूम के जाएंगे तो फिर और भी ज्यादा हो सकता है, 70-80 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन आंखों से जो डिस्टेंस है वो ही 50 किलोमीटर लगभग होगा, इतना दूर दूसरा पहाड़ है।
तो वहां पर जो घर है वो भी ऐसा लग रहा है कि टिमटिमा रहे, तो घर थोड़ी टिमटिमाते हैं, या घरों में जो लाइट जल रही है वो थोड़ी टिमटिमाती है। तो कहानी यहां पर क्या है कि इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो डिस्टेंट स्टार है, जो दूर का तारा है, वो बिल्कुल पॉइंट सोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। पॉइंट सोर्स का मतलब एक छोटी सी बिंदु जिसमें से लाइट निकल के आ रही है, और स्टार्स भी ऐसे ही होते हैं, छोटी सी बिंदु जिसमें से लाइट निकल, छोटी बिंदु एक्चुअली में नहीं है लेकिन दूर बहुत है, डिस्टेंट है ना, डिस्टेंट का मतलब दूर बहुत है। एज द बीम ऑफ स्टारलाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, जो स्टारलाइट होती है वो अपने पाथ से लगातार भटकती रहती है, अपने पाथ से लगातार भटकती रहती है। क्यों भटकती है? क्योंकि अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स में से उसको पास होना है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग। इससे क्या होता है, जो स्टार की ओरिजिनल पोजीशन है ना, वो चेंज होती रहती है। स्टार आपको अभी यहां दिखाई दे रहा है ना, फिर आपको ये स्टार यहां दिखाई देगा, फिर यहां दिखाई देगा, फिर यहां दिखेगा, फिर यहां, फिर यहीं आ जाएगा, फिर यहां दिखेगा, फिर यहां दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहा है, लेकिन वो टिमटिमा नहीं रहा होता, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को टक 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 फटाफट चेंज कर रहा होता है। Apparent position of the star keeps on changing because physical condition of Earth atmosphere is not stationary. अर्थ के जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस है वो स्टेशनरी नहीं, यानी रुकी हुई नहीं है, वो भी चेंज कर रही हैं। हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स आवर आईज। तो जो आंखों में लाइट घुस रही है वो फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, समटाइम्स ब्राइट एंड समटाइम्स डिम। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, है ना। एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये एक्चुअल स्टार है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये रियल पोजीशन है स्टार की। यहां से लाइट आती है, आती है, आती है, आती है, आती है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसेगी ये बेंड हो जाएगी, और एक बार बेंड नहीं होगी, बार 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 बेंड, यानी ऐसे 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 बेंड होगी, है ना। तो ये बेंड होती 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 किसी बंदे की आंख में घुसी, आपकी आंख में घुसी, आपकी आंख में तो ऐसे घुसी है, तो आप तो इसकी सिदाई में देखोगे, और जब आप इसकी सिदाई में देखोगे तो आपको तो ये दिखेगा कि भाई ये रहा स्टार। तो रियल पोजीशन स्टार की ये है, लेकिन उसको क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, जो कि लगातार चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती रहेगी? क्योंकि एटमॉस्फेयर लगातार घूम रहा है, एयर लगातार बह रही है, मुड़ने के एंगल लगातार अलग अलग हो रहे हैं। कभी लाइट ऐसे मुड़ के आती है तो यहां स्टार बनता है, कभी ऐसे मुड़ के आती है तो यहां स्टार बनता है, कभी ऐसे मुड़ के आती है तो यहां स्टार बनता है। ये हो रहा है, बात समझे? ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की कहानी। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और आता है जिसका नाम है ASDS, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। ये क्या कहता है, इसको सुनो। इसमें क्या है कि सन की पोजीशन की बात होती है। होता क्या है कि सन जब सुबह सुबह के टाइम होराइजन के जस्ट नीचे होता है ना, तो वो पहले से ही उगना दिखना शुरू हो जाता है, कि पहले से ही ऐसा दिखता है कि उग गया है। क्यों उग गया है, क्यों दिखता है ऐसा उग गया है? क्योंकि नीचे से लाइट, होराइजन के भी नीचे से लाइट चल करके आती है और एटमॉस्फेयर में घुसती है बेंड होके, और बेंड होके घुसेगी तो ज्योमेट्री के हिसाब से आपको सन यहां दिखना चाहिए, और वो सन आपको उगा दिखता है। और आप बोलते हो वो देखो सन आ गया है, लेकिन सन अभी आया नहीं है, सन तो अभी एक्चुअली में डूबा हुआ, लेकिन आपको पहले ही दिखना चालू हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 2 मिनट का गैप होता है। सेम कहानी शाम को भी होगी। शाम को सन एक्चुअली में डूब चुका होगा, सचमुच में डूब चुका होगा, लेकिन तब भी उसकी लाइट चल करके एटमॉस्फेयर में घुसेगी तो आपको सन दिखेगा उगा हुआ अभी भी। आप बोलोगे यार अभी भी है, देखो सन, देखो देखो अभी भी है सन, दिख रहा है, वो देखो बोरा लाल लाल दिख रहा है सन। तो असल में वो सन जो है वो डूब चुका होता है। दोनों के बीच में अगेन 2 मिनट का गैप है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो कैलकुलेट किया साइंटिस्ट लोगों ने, तो 2 मिनट शाम के, 2 मिनट सुबह के, कुल 4 मिनट का दिन बढ़ जा रहा है। क्यों? सन की वजह से नहीं, एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर ये कमबख्त एटमॉस्फेयर ना होता तो हम 4 मिनट एक्स्ट्रा सो लेते भाई, 4 मिनट जल्दी से हम लोग छुट्टी मना लेते, 4 मिनट जल्दी ऑफिस बंद हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट सुबह के और 2 मिनट शाम के, टोटल 4 मिनट, टोटल 4 मिनट से दिन जो है वो बढ़ जा रहा है। ये कहानी है, ठीक है। तो एडवांस में ही सनराइज हो जा रहा है और सनसेट में डिले हो रहा है। सन अभी आया नहीं था, पहले दिखना शुरू हो गया तो एडवांस में सनराइज हो गया, और सन अभी डूब चुका है लेकिन तब भी उगा हुआ दिख रहा है, तब भी लटका हुआ दिख रहा है शाम के टाइम, तो सनसेट में डिले हो जा रहा है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप पूरा दिन सन की केवल इमेज ही देखते हो, आपको ओरिजिनल सन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही हो आप, तो एटमॉस्फेयर छोड़ के थोड़ी ना स्पेस में चले गए हो आप हो तो एटमॉस्फेयर में ही ना। तो आपको हमेशा ये जो लाइट मिलेगी ये मुड़ के ही मिलेगी, तो आपको हमेशा ही क्या दिखेगा? अपरेंट सन ही दिखेगा। इसे बुलाते हैं अपरेंट सन। आपको अपरेंट सन ही दिखेगा,
आपको एक्चुअल सन दिखेगा ही नहीं, सिर्फ एक टाइम को छोड़ करके। और क्या आप बता सकते हो वो एक टाइम कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं वेट करूंगा किस किस का दिमाग चलता है उस दिशा में, जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं। सिर्फ एक टाइम ऐसा होगा जब आपको रियल सन ही दिखाई देगा, अपरेंट की तब बात नहीं होगी। बाकी हर टाइम क्या होगा कि आपको ये अपरेंट ये दिखाई पड़ेगा, आपको ये वाला हाथ कभी नहीं दिखेगा, यही हाथ दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने अब हिंट भी दे दिया, घुमा के भी दिखा दिया मैंने आपको सन, ठीक है। तो अब आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा पूरे दिन का जब आपको अपरेंट सन और एक्चुअल सन दोनों कोइंसाइड होते हुए दिखेंगे, और बाकी हर टाइम आपको कभी भी सन रियल वाला नहीं दिखता, अपरेंट ही दिखता है हमेशा। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी टॉपिक आता है बेटा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बारे में मैंने आपको बहुत सिंपली बताया था कि बेटा जब भी सन से लाइट आती है तो वो व्हाइट लाइट होती है ना। और जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल होते हैं वो इतने शाणे होते हैं कि व्हाइट लाइट में से जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट होती है, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट यानी कि VIB, विबग्योर में से जो VIB है यानी वायलेट, इंडिगो और ब्लू है, उन्हें कैच कर लेते हैं। वो पार्टिकल्स उन्हें कैच कर लेंगे और कैच करके क्या करते हैं, कैच करके छोटी वेवलेंथ को कैच किया और फिर रेडिएट कर दिया। छोटी वेवलेंथ किसकी है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू की। इन्हें कैच कर लेंगे, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर री एमिट कर देंगे सब दिशाओं में, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो नीली लाइट है, ये नीली लाइट हमारी आंखों में जाती है और हम बोलते हैं क्या कि स्काई जो है वो ब्लू दिखाई दे रहा है। दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ी, पार्टिकल ने लाइट को फैला दिया। पार्टिकल पे लाइट पड़ी, पार्टिकल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और फैला दिया। पढ़ लो, दिस हैपेंस बिकॉज लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स। लिखा कि नहीं लिखा? लाइट एब्जॉर्ब होती है पार्टिकल्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो फिर पार्टिकल क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट या एमिट कर देते हैं लाइट को इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में क्या करते हैं? निकाल देंगे लाइट को। इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि स्कैटर होना भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के? मतलब जिसकी छोटी वेवलेंथ होती है जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वही ज्यादा स्कैटर करती है? आंसर है हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिनकी छोटी वेवलेंथ होती है उनमें स्कैटरिंग ज्यादा देखने को मिलती है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो छोटी वेवलेंथ है उनको पार्टिकल पकड़ लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल भी छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे दोस्ती कर लेते हैं आपस में। पार्टिकल का साइज भी छोटा है, वेवलेंथ भी छोटी है, एब्जॉर्ब करेगा और रीएमिट कर देगा, खत्म, इतनी सी बात थी। इसी को स्कैटरिंग बुलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ सकते हो आप, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू एट डेले। देखो अपीयर वर्ड आया हुआ है, अपीयर का मतलब होता लगना, नीला लगना, होता थोड़ी ना है। स्काई तो एयर है, आपके मेरे बीच में एयर ही तो है, यही तो एयर ऊपर भी है। अरे आपके मेरे बीच में एयर है, ये कोई नीली नीली लग रही है क्या मैं आपको नीला दिख रहा हूं क्या? या आप मुझे नीले दिख? नहीं नहीं, ऐसा कोई, ये कैमरा मेरे सामने कोई नीला थोड़ी दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट है, एयर इज ट्रांसपेरेंट। तो एयर को ऊपर भी ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए था, हम सीधा स्पेस देख पाते। हाँ तो देख पाते रात में, जब सन नहीं होता है, जब सन नहीं होता, सन की लाइट नहीं होती, तो हम सीधा स्पेस ही तो देखते हैं। एयर है, ट्रांसपेरेंट है, सीधा अंतरिक्ष दिखता है अपने को, तारे दिखते हैं, सितारे दिखते हैं, ग्रह दिखते हैं, उपग्रह दिखते हैं, एस्टेरॉइड आ जाएगा दिखेगा, कॉमेट आ जाएगा दिखेगा, गैलेक्सियां हो सकता है दिखे, अगर दूरबीनों से देखें तो, हम टेलीस्कोप से देखें तो। बात सही है ना? तो अपीयर होता है नीला, होता थोड़ी है नीला। एक्चुअली में थोड़ी ना स्काई नीला है, वो नीला अपीयर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? देखो ये सन है, सन से सारी रेज आई, सारी लाइट आई, सारे रंग आए, लेकिन उन रंगों में से जो छोटी वेवलेंथ वाले रंग हैं वो फैला दिए जाते हैं। पढ़ सकते हो आप, बिकॉज ऑफ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग, sunlight gets scattered by small air molecules and other fine particles in the atmosphere. Scattering is inversely proportional to wavelength. लिखा है कि नहीं लिखा? ब्लू विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो नीला वाला है वो सबसे छोटी वेवलेंथ का है, will scatter more compared to the red. Therefore this greater scattering of blue light by air molecules in all direction make the atmosphere appear blue during cloudless daytime. तो ये पूरा परफेक्ट आंसर दिया हुआ एकदम एनसीईआरटी स्पेसिफिक। आप ये याद करके भी जाओगे या इससे भी आप अपना आंसर थोड़ा डिराइव कर पाओ तो अच्छा रहेगा। बाकी अंग्रेजी पूरी लिखी हुई है, बहुत सुंदर सी, आप देख सकते हो। अब बच्चे का एक सवाल यहां पर उठता है आकर के कि सर आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू बोल रहे हो, लेकिन स्काई तो सिर्फ ब्लू दिखता है, वायलेट इंडिगो का क्या? मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंसान की आंखें हैं ना,
ये इंसान की आंखें लाल रंग के लिए और ब्लू रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू वायलेट। तो वायलेट भी स्कैटर होता है, वो भी हमारी आंख तक आता है, इंडिगो भी आता है और ब्लू भी आता है, लेकिन हमको ब्लू डोमिनेंट दिखता है। अब ये हमारी दिक्कत है, ये स्काई की दिक्कत नहीं। अगर हमारी आंखें बिल्कुल अनबायस्ड होती, अगर हम बायसिंग ना कर रहे होते, तो हमको वायलेट स्काई दिखता, क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। एक टिंडल इफेक्ट छोटी सी बात है, ये आपको पता ही है, 9th में आपने पढ़ी थी कि भाई जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उन पर आके कभी लाइट पड़ती है तो वो उसको फैला देते हैं। सिमिलरली जंगल में से भी ऐसा ही होता है कि लाइट जब सन की आ रही होती है तो वो पूरी बीम बनती है कैनोपी की वजह से, तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। लिखा हुआ है फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। बस इतना बहुत है, बाकी ऊपर नीचे एग्जांपल ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब इस एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? मैं तो कहता हूं कि स्टार ट्विंकल करता ही नहीं है। ये तो गलत फहमी है आपकी कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। स्टार अपीयर करता है ट्विंकल करना। स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। ठीक है, अपीयर ऐसा लगता है कि ट्विंकल कर रहा है। तो इसका आंसर अब आप दे सकते हो। क्या क्या पॉइंट उसमें ऐड करोगे आप? मैं पॉइंटर्स लिख देता हूं। स्टार इसलिए ट्विंकल करता है क्योंकि पहली बात तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से आपको स्टार की अपरेंट पोजीशन ही दिखाई देती है, रियल स्टार आपको कभी दिखेगा ही नहीं। अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार ही विजिबल है। ठीक, और वो भी चेंज हो रही है, वो अपरेंट पोजीशन भी चेंज हो रही है। अपरेंट पोजीशन इज ऑल्सो चेंजिंग। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है, लेयर्स बहुत सारी हैं, तो इसलिए क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएट करती है लाइट, कभी ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम, तो ऐसा लगता है टिम टिम हो रहा है। एक बड़ा ही मशहूर सवाल है और बच्चे मुझसे लगातार मेरे डीएम में भर दिए हैं ये वाला सवाल। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि बेटा समरी सेशन जब आएगा तो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, यहां यहां वहां के जितने टेढ़े मेढ़े सवाल हैं सब डिस्कस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल बहुत गहरा है लेकिन, कि यार स्टार तो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर कोई टीचर क्या देता है मैं आपको बताता हूं। वो टीचर कहते हैं कि प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती है, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते हैं। ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है, ये बात सही है, लेकिन ये कह देना कि जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है वो ट्विंकल नहीं करता है, तो फिर मैं उनसे ये पूछता हूं, उन टीचरों से जो टीचर ऐसे बरगला देते हैं बातें बोल करके, जिनको करेक्ट बात ही नहीं पता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, पढ़ के पढ़ा सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं किसी टीचर की जिसने ठीक समझाया हुआ हो। तो टीचर से मैं फिर यह सवाल पूछता हूं कि सन की तो अपनी लाइट है, सूरज की तो अपनी खुद की रोशनी है, वो तो नहीं टिमटिमाता। क्या आपको सन कभी ट्विंकल करता दिखा क्या? सन भी तो स्टार है, स्टार तो ट्विंकल करते हैं, उनकी तो चलो खुद की लाइट है। अब आप यही आर्ग्यूमेंट अगर दोगे कि भाई जिनकी खुद की लाइट होती है वो ट्विंकल करते हैं, जिनकी खुद की नहीं होती है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं कि सन की खुद की है, क्या वो ट्विंकल करता है? नहीं, सन तो नहीं दिखा कभी ट्विंकल करता हुआ। है ना? अच्छा, मून की खुद की लाइट नहीं है, मून की खुद की लाइट नहीं है, तो क्या वो ट्विंकल करता है? नहीं सर, मून भी नहीं दिखा कभी ट्विंकल करता हुआ। तो इसका रीजन फिर ये नहीं हुआ ना कि जिसकी खुद की लाइट है या खुद की लाइट नहीं है, खुद की लाइट की बात ही नहीं है। कहानी समझो, यहां खुद की लाइट की चर्चा ही नहीं है। जो आपको यह कह दे कि भाई प्लेनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते कि जी उनकी खुद की लाइट नहीं होती, तो सन की तो खुद की लाइट है, वो करता है ट्विंकल क्या है? सोचो, सूरज निकला हुआ ट्विंकल करी जा रहा है, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो रीजन कुछ और है मतलब। अब रीजन क्या है उसको जरा ध्यान से सुनना। रीजन यह है कि भाई एक स्टार में और एक प्लेनेट में, अब मैं प्लेनेट छोड़ मैं सन और मून को भी लाना चाहता हूं ताकि ये डिबेट ही खत्म हो जाए कि खुद की लाइट है कि खुद की लाइट नहीं है। ठीक है ना? मैं वाई द सन, वाई द प्लेनेट, वाई द मून, मैं सारे लेकर के आता हूं। ठीक है ना? सन की बात कर लो, प्लेनेट की बात कर लो या मून की बात कर लो, ये ट्विंकल नहीं करते जी। वो काहे नहीं करते ट्विंकल? कारण ये है, कारण ये है कि ये है धरती, अर्थ, जो स्टार है वो बहुत दूर है,
जो स्टार है वो बहुत दूर है, बहुत दूर, वो किसी दूसरी गैलेक्सी का सन है। आप समझ रहे हो, किसी दूसरे सोलर सिस्टम का सन, उसका अपना कोई सिस्टम होगा, उसके आसपास ग्रह घूम रहे होंगे। ग्रह क्या होते हैं, तारे के आगे कुछ नहीं होते भाई, स्टार के सामने प्लेनेट कुछ नहीं है। तो ये जो स्टार आपको दूर से दिखते हैं ना, वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम के सन हो सकते हैं। बात समझ रहे हो। और स्टार से जब लाइट आ रही है बहुत दूर होने के चलते, तो वहां से एक सिंगल रे ऑफ लाइट ही पॉसिबल है ना। ऐसा मान सकते हैं कि वहां से क्या आती है, वहां से सिंगल रे ऑफ लाइट ही आ सकती है, सिंगल रे। बात समझे, क्योंकि वो इतना दूर है, वो इतना डिस्टेंट है, इतना दूर है, इतनी दूरी पर है कि वहां से जो लाइट आएगी वो बहुत कम आएगी, वो एक सिंगल रे आएगी। पर प्लेनेट का क्या सीन है, सन का क्या सीन है, मून का क्या सीन है, कि ये सारे पास हैं। बस बस मेन चीज ये है कि ये लोग नजदीक हैं। सन हमारे पास है एज कंपेयर टू वो वाला तारा, मून हमारे पास है एज कंपेयर टू वो वाला तारा, और प्लेनेट हमारे अगल बगल के पड़ोसी हैं। जुपिटर हमको दिखाई देता है नाइट स्काई में, सैटर्न हमको दिखाई देता है नाइट स्काई में, वीनस हमको दिखाई देता है, मंगल हमको दिखाई देता है। बस ये 4 ही ग्रह हमको आंखों से दिखते हैं। मरकरी आंखों से कभी दिखता नहीं, और कौन से रह गए, यूरेनस, नेपच्यून, ये भी आंखों से कभी नहीं दिखते। हमें 4 ग्रह जो हैं वो आंखों से सीधे सीधे दिखते हैं। वीनस दिखाई देता है, मंगल दिखाई देता है, मार्स है ना, और बृहस्पति दिखाई देता है यानी कि जुपिटर, और शनि दिखाई देता है यानी कि सैटर्न। ये 4 जो प्लैनेट्स हैं ये अपने को क्लियर नंगी आंखों से, नेकेड आई से दिखाई देते हैं। किसी को अगर शक हो इस बात पर तो मैं कभी और बताऊंगा कि कैसे दिखाई देते हैं, कैसे उनको पहचानना है। सबसे पहली पहचान तो उनकी है कि वो टिमटिमा नहीं रहे होते, वो ट्विंकल नहीं करेंगे। दूसरे स्टार अगर स्काई में दिखेंगे तो आपको ट्विंकल करते दिखेंगे, प्लेनेट आपको ट्विंकल करते नहीं दिखते, वो खड़े रहेंगे, वहां खड़े रहेंगे। जुपिटर दिखता है बहुत चमकता हुआ, मस्त चमकता हुआ जुपिटर दिखता है, और वैसा ही वीनस भी लगता है एकदम मस्त चमकता हुआ। और मंगल जब दिखता है तो लाल रंग का चमकता हुआ दिखता है। और सैटर्न जो है वो हल्का दिखता है, हल्का दिखता है। जुपिटर के नजदीकी दिखेगा, आगे पीछे दिखेगा, लेकिन हल्का दिखेगा, थोड़ा डिम दिखता है, क्योंकि दूर है ना, थोड़ा डिम, और छोटा भी है जुपिटर के मुकाबले, थोड़ा डिम दिखता है। लेकिन जुपिटर भाई क्या चमकता हुआ लगता है, बहुत तगड़ा स्काई में चमकता हुआ लगता है जुपिटर तो, नेकेड आई से। अब ये सब देखने में स्टार ही लगते हैं। अगर आप देखोगे ना इन सबको, प्लेनेट आपको अलग से आइडेंटिफाई नहीं, आपको लगेगा ये तारा ही तो है, ये जुपिटर है क्या, नहीं नहीं तारा है। मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूं ना, जैसे मेरे फोन में एक ऐप है, मेरे फोन में एक ऐप है जिसको बोलते हैं, दिखा देता हूं चलो यार मैं तुमको। फोन में एक ऐप है जिसको बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, स्टार ट्रैकर। हाँ स्टार ट्रैकर। मैं अभी पहाड़ों पे गया था ना, वहां पे जाके मैंने बहुत दिखाया दोस्तों को अपने। ये देखो ये एक ऐप है, ये स्टार ट्रैकर, ठीक है। ये इस टाइम पर आपको सारी कॉन्स्टिलेशंस दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसमें से कुछ ढूंढता हूं, अगर कोई भाई मून दिखाई दे रहा है उधर नीचे उस तरफ, होराइजन से ऊपर आया नहीं। होराइजन से ऊपर कौन कौन है, होराइजन से ऊपर कौन कौन है, जुपिटर आया हुआ है ऊपर बिल्कुल। तो अभी शाम जब हो जाएगी ना, अभी तो दोपहर है, जब शाम हो जाएगी ना तो जुपिटर, वीनस, ये दोनों आसपास दिखेंगे, ठीक है। अभी उतनी शाम हुई नहीं है क्योंकि सन की चमक अभी ज्यादा होगी। जब सन डूब जाता है, नाइट स्काई जब हो जाता है ना, तब आपको जुपिटर दिखता है। ये ऐप डाउनलोड कर लेना फोन में, स्टार ट्रैकर नाम है आपका, स्टार ट्रैकर। और ना मजा आ जाए तो बता देना, ना मजा आ जाए तो बताना भाई, स्टार ट्रैकर, ठीक है। अच्छी ऐप है, फ्री ऐप है, ठीक है। फोन में डाउनलोड करना और अपनी छत पे चढ़ जाना, बालकनी में चढ़ जाना, या खाली ग्राउंड, खेत वगैरह अगर आपके वो मैदान अगर हो, नाइट स्काई होना चाहिए लेकिन, तो वहां आप जाकर के फोन खोलना, स्टार ट्रैकर खोलना, और ऐसे ऐसे करके पूरा ट्रैक करते रहना। 360 डिग्री घूमता है ये, और आपको सारी कॉन्स्टिलेशंस दिखाएगा, सन दिखाएगा, मून दिखाएगा, सारे स्टार्स के नाम बताएगा आपको। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजेबल ऐप है, ठीक है। और प्लैनेट्स भी दिखाएगा आपको सारे के सारे। तो आराम से जुपिटर को डिटेक्ट करना, ढूंढना, ये आपका होमवर्क समझ लो, इसे आप होमवर्क समझ लीजिए अपना। जुपिटर को डिटेक्ट करना उस ऐप के थ्रू, ऐसे देखना, फिर ऐप हटा, फिर फोन हटा लेना, फिर सीधी आंखों से देखना उसको, तो आपको जुपिटर दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हो सके तो मुझे टैग कर देना, ठीक है। अगर आपको जुपिटर दिख जाए तो, चाहे वो उस पे दिख जाए, ठीक है, चाहे वो उस पे दिख जाए, ठीक है ना। तो ट्रैक उसको मुझे एक बार जरूर फोटो बना के, वीडियो बना के, क्लिप बना के, कैसा भी बना करके मुझे इंस्टा पर आप टैग करना। अगर आप इंस्टा पर हो तो, नहीं हो तो स्पेशली आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। तो स्टार ट्रैकर अच्छी ऐप है, देखना जरा। तो आप जब जुपिटर देखोगे ना, आपको वो टिमटिमाता नहीं दिखेगा, आपको लगेगा स्टिल है ये स्टिल तारा, खड़ा हुआ तारा है ये, लेकिन वो तारा नहीं है, वो जुपिटर एक्चुअली में। तो अब होता क्या है कि ये जो प्लेनेट है, या ये जो सन है, या ये जो मून है, अर्थ से बहुत पास है। जब अर्थ से बहुत पास है ना,
तो यहां पर मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज है, जैसे वहां पर क्या है, सिंगल पॉइंट सोर्स। डिस्टेंट स्टार इज अ सिंगल पॉइंट सोर्स, ये एक सिंगल पॉइंट सोर्स है, सिंगल पॉइंट सोर्स, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट होता है ना, वो मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज होते हैं। सर इसका क्या मतलब है मल्टीपल पॉइंट्स? इसका मतलब होता है कि इसमें से ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से लाइट आ रही होती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां से लाइट आ रही होती है। मतलब ऐसे भी, ऐसे भी, मैं ऐसे ही बना देता हूं, ऐसे भी, 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 ऐसे भी। इसमें से सिर्फ एक लाइट आ रही है, इसमें आती है बीम, इसमें आती है बीम ऑफ लाइट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस बीम ऑफ लाइट के आने से, सन से भी आती है बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट के आने से एपरेंट पोजीशन वाला डिबेट नहीं है। यहां पर बच्चा दूसरी बात पूछ लेता है, बच्चे के मन में दूसरा डाउट आ जाता है, वो कहता है सर इससे तो एपरेंट पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए। वो तो होती है, एपरेंट पोजीशन तो चेंज होती है, लेकिन एक सिंगल रे ऑफ लाइट जब आती है ना, तो उसको मोड़ना और उसको अलग अलग एंगलों पे मोड़ते रहना, और बीच बीच में कोई डस्ट पार्टिकल आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, जिससे कि डिम और ब्राइट होती रहे, यह लगा रहता है एक सिंगल रे के साथ। लेकिन आप एक बात बताओ, एक बीम ऑफ लाइट धरती में घुस रही है, मुड़ेगी? हां मुड़ेगी। एटमॉस्फेयर उसको मोड़ेगा? हां मोड़ेगा। लेकिन मोड़ने के बावजूद भी इतना फ्लक्चुएशन कर पाना पॉसिबल है क्या कि पूरी की पूरी बीम ही डिम कर दी, पूरी की पूरी बीम को फिर ब्राइट कर दिया? मतलब एक एटमॉस्फेयर का पार्टिकल या डस्ट का पार्टिकल या पॉल्यूशन का पार्टिकल या कोई और गैसियस मॉलिक्यूल आया और पूरे पे कब्जा कर गया? नहीं ना। अरे आएगा तो थोड़े पर आएगा, फिर निकल जाएगा आगे, यहां से घुसेगा, यहां आएगा, यहां निकल जाएगा, लेकिन एवरेज रेस तो उतनी ही आ रही होती है। बात समझ में आई? एवरेज रेज तो उतनी, मान लो कि 1000 रेज आ रही हैं, उसमें से एक रे, इसमें से 1000 रे, तो 1000 में से 300 ब्लॉक कर दी, 700 तो आ रही हैं, और 700 लगातार आ रही हैं। कभी 300 वाली इधर वाली ब्लॉक हो गई तो यहां वाली 700 आ रही है, कभी 300 इधर वाली ब्लॉक हो गई तो 700 वाली इधर वाली आ रही है, कभी बीच वाली 300 ब्लॉक हो गई तो बाकी 700 आ रही है। तो इसका मतलब 700 रे तो आ रही है ना, हम मुड़ के आ रही है। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होगी, सन की हो रही है तो प्लेनेट कैसे बच जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो मून की भी हो रही है भाई, मून तो सबसे पास है, उसकी भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कुछ ना कुछ हो रही है। लेकिन लाइट के मुड़ने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बात यह हो रही है कि लाइट को फ्लक्चुएट कितना करवा पा रहे हो। एक सिंगल रे को मोड़ तोड़ देना, उसके बीच में कुछ घुसा देना, फिर हटा देना, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट, डिम ब्राइट कर देना इज इजी। लेकिन एक प्लेनेट की जो बीम आ रही है उसको डिम ब्राइट करना नॉट इजी। इसलिए बोलते हैं कि एवरेज रेज इनकमिंग रिमेन्स सेम। तो जब ये सेम रहेगा तो नलीफाई हो जाएगा ट्विंकलिंग इफेक्ट, ट्विंकलिंग इफेक्ट होना बंद, इसलिए प्लेनेट में कभी ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी है, सच सच बताना, क्या ये स्कूल में ऐसे ही बताई गई थी? नहीं बताते। इतनी गहराई में कूद करके, इतनी गहराई में बच्चे को कुदा करके इतनी आसान तरीके से नहीं बताते, क्योंकि ये आसान लगता नहीं ना, ये आसान बनाया जाता है बच्चे के लिए, बार बार पढ़ा पढ़ा करके, और ऐसे शब्दों का चयन करके जो शब्द जा करके बच्चे के दिमाग में और दिल में उतर जाएं। ये पढ़ाने के टेक्निक को ही RDX वे ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर मजा आया ये सुन करके तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर RDX OP जरूर लिख देना कि सर ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था जैसा आपने बताया। और दूसरी बात कि जिन जिन के मुझे DM आए थे इसको लेकर के, क्या अब फील आ गई है? तो एक बार मुझे वापस से DM कर देना। मैसेज मैंने ऊपर से पढ़ लिया था, चाहे मैंने उस पर थम्स अप ना करा हो या लाइक ना करा हो, रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं, तो मुझे उसी पर आप वापस से एक बार कर देना
कि भाई हाँ अब समझ में आ गया सर, अब तो फील के साथ समझ में आ गया, बता देना मुझे आप, ठीक है। तो इस वजह से बेटा प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, सन ट्विंकल नहीं करता, मून ट्विंकल नहीं करता। लास्ट सवाल है, व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? देखो जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जा रहा होता है तो ऊपर वाली जो लेयर्स होती है ना, अपर लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की है ना, अपर लेयर्स जो है ना एटमॉस्फेयर की, वो कम डेंस है, वो कम डेंस है, पार्टिकल ही नहीं है, नॉट मच पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं है उनके पास। जब बहुत सारे पार्टिकल नहीं है तो फिर बहुत सारी स्कैटरिंग भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो देयर इज ऑलमोस्ट नो स्कैटरिंग। जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो फिर नीला नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा, डार्क स्काई। आया समझ में? नीला स्काई क्यों दिख रहा था? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही थी। स्कैटरिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि पार्टिकल थे, और नीचे वाली लेयरों में पार्टिकल ज्यादा है। एस्ट्रोनॉट तो ऊपर जा रहा है, एस्ट्रोनॉट तो अर्थ से उड़ा, ये अर्थ है, अर्थ से उड़ा और स्पेस में जा रिया है, जा रिया है, जा रिया है। जितना ज्यादा वो स्पेस में जाता जाएगा उतना उतना डार्क दिखना शुरू हो जाएगा। और डार्क क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेंसिटी बहुत कम हो रही है, बहुत सारे पार्टिकल नहीं है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही, तो फिर डार्कनेस ही दिखाई देगी। इसी के साथ आपका ये समरी लेक्चर विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहीं पर खत्म होता है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा जरूर देखना है आपको इसको, और अपने दोस्तों को भी कह देना कि भाई उड़ान में एक और लेक्चर सर ने अपलोड किया है जिसमें समरी पूरी बताई गई है, पूरा रिवीजन करवाया गया है और सवाल भी करवाए गए हैं, वो भी डेप्थ में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, पहला लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।